नमस्कार। दिन भर की खबरों का हर अपडेट और फॉलो अप लेकर मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। खबरों की खबर या फिर खबरों पर असर, हमारे संवाददाता खबरों के पीछे दौड़ते हैं दिन भर। ग्राउंड जीरो से सीधी खबर बताएंगे हमारे तमाम जनता रिपोर्टर। कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने कई लोगों को मौत की नींद सुला दिया, तो वहीं अब तीसरी लहर का खतरा देश पर मंडरा रहा है। जी हां, स्वास्थ्य मंत्रालय और बाल विकास मंत्रालय ने तीसरी लहर को लेकर सरकार को अलर्ट जारी किया है। बताया जा रहा है कि इस तीसरी लहर में बच्चों को ज्यादा खतरा हो सकता है। तीसरी लहर के आने से पहले ही अभी भी कई राज्यों में छोटे बच्चे संक्रमित होने लगे हैं, तो वहीं कर्नाटक में बीते 2 महीने के अंदर 40,000 से ज्यादा बच्चे संक्रमित हो चुके हैं, तो वहीं राजस्थान में भी यह आंकड़ा 200 के पार पहुंच चुका है। राजस्थान सरकार बच्चों को लेकर चिंतित है। अस्पताल समेत कई केंद्रों पर बच्चों के लिए स्पेशल फैसिलिटी की जा रही है, तो वहीं केंद्र सरकार और तमाम राज्य सरकार दलीलें यही दे रही हैं कि तीसरी लहर को लेकर सरकारें पूरी तरीके से तैयार हैं। अब सवाल यह है कि तीसरी लहर को लेकर सरकार इस चुनौती से कैसे निपटेगी। हालांकि खतरा अब बच्चों के ऊपर है और इस संक्रमण से अब बच्चों को कैसे बचाया जा सकेगा, ये देखने वाली बात होगी। कोरोना की दूसरी लहर में कई लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं अब डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों की माने तो आने वाले दिनों में कोरोना वायरस की तीसरी लहर आएगी और इस तीसरी लहर में बच्चों को सबसे ज्यादा खतरा है। आपको बता दें कि कोरोना की तीसरी लहर को लेकर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने केंद्र सरकार को अलर्ट किया है कि तीसरी लहर का बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ने की आशंका है। इस तीसरी लहर में बच्चों पर ज्यादा असर होगा। ऐसे में सरकार को बच्चों के लिए स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना चाहिए ताकि केसों और मौतों पर नियंत्रण पाया जा सके। तो वहीं आपको बता दें कि कर्नाटक में 2 महीनों के अंदर 9 साल के छोटे 40,000 बच्चे संक्रमित पाए गए। 18 से 44 साल के आयु वर्ग के लोगों की वैक्सीनेशन को लेकर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल अब 18 से 44 साल के आयु वर्ग के लोगों को ऑनलाइन अपॉइंटमेंट नहीं लेना होगा। दरअसल अब बिना बुकिंग, बिना रजिस्ट्रेशन के ही ये लोग वैक्सीन लगवा सकेंगे। दरअसल ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की प्रॉपर सुविधा और साथ ही साथ बुकिंग कराने के बाद वैक्सीनेशन के लिए ना पहुंचने वाले लोगों के चलते वैक्सीन वेस्टेज को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया है। हालांकि यह फैसला अभी केंद्र सरकार की तरफ से लिया गया है। इसको राज्य सरकारें तय करेंगी कि वो आखिर अपने प्रदेशों में किस तरह से इस फैसले को लागू करेंगे। ने अब नियम में बदलाव कर दिया है। कोरोना वैक्सीन की डोज के लिए 18 से 44 साल की आयु के लोगों को अब पहले से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आदेश दिया है कि इस आयु वर्ग के लोग सीधा वैक्सीनेशन केंद्रों पर पहुंचकर टीका लगवा सकेंगे। हालांकि टीका लगवाने से पहले मौके पर ही covid.gov.in पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। इस तरह पहले से बुकिंग के बिना भी अब सीधा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के जरिए आप टीका लगवा सकेंगे। दरअसल कई राज्यों से वैक्सीन के लिए स्लॉट बुक किए जाने के बाद भी लोगों के न पहुंचने की स्थिति में टीकों के खराब होने की खबरें आ रही थी। इन रिपोर्ट्स के आधार पर ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह फैसला लिया है। इसके अलावा ग्रामीण स्तर पर ऑनलाइन बुकिंग के बारे में जानकारी के अभाव के चलते भी लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। फिलहाल यह सुविधा निजी वैक्सीनेशन केंद्रों पर नहीं मिलेगी। प्राइवेट संस्थानों में टीकाकरण के लिए भी अब पहले से ही ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुकिंग करानी होगी। इसके अलावा यह संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर भी निर्भर करेगा कि वे इस फैसले को लागू करते हैं या नहीं। दिए जा रहे इस सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर का होना लंबे वक्त से विवाद का कारण बना हुआ है। जब से वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई तभी से विपक्ष के लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया था, लेकिन विरोध के स्वर जब विपक्ष की तरफ से हों तो समझ आता है, लेकिन सवाल जब अपने सहयोगी उठाने लगे तो मामले का बढ़ना तय है। दरअसल बिहार में एनडीए के सहयोगी हम पार्टी के सुप्रीमो जीतन राम मांझी का ऐसा कहना है कि अगर वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट पर तस्वीर लगाई जा रही है तो कोरोना से हो रही मौत के सर्टिफिकेट पर भी तस्वीर लगाई जाए। एक तरफ विपक्ष का सवाल तो दूसरी तरफ अपने ही अब वैक्सीनेशन पर प्रधानमंत्री की तस्वीर को लेकर सवाल उठा रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं सरकार पर भारी दबाव है।
वैक्सीन सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को लेकर विवाद अब बढ़ता जा रहा है। बिहार में एनडीए के सहयोगी हम पार्टी के प्रमुख जीतन राम मांझी तीखी टिप्पणी की है। उन्होंने ट्वीट के जरिए लिखा कि वैक्सीन के सर्टिफिकेट पर यदि तस्वीर लगाने का इतना ही शौक है तो कोरोना से हो रही मौतों के डेथ सर्टिफिकेट पर भी तस्वीर लगाई जाए। इसके अलावा एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि पीएम की जगह राष्ट्रपति की फोटो होनी चाहिए, राष्ट्रपति के अलावा पीएम और सीएम की भी तस्वीर हो। तो वहीं इससे पहले छत्तीसगढ़ सरकार ने यह फैसला किया कि राज्य में 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीन के बाद दिए जा रहे सर्टिफिकेट पर राज्य के सीएम की तस्वीर छपेगी। कोरोना की दूसरी वेव का सामना कर रहा भारत इन दिनों वैक्सीनेशन की कमी से जूझ रहा है। बता दें आपको कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि दरअसल विदेशी कंपनियां जो हैं वो राज्यों को वैक्सीन नहीं देना चाहती हैं। विदेशी कंपनियों का कहना है कि वो सिर्फ केंद्र सरकार को ही वैक्सीन देंगी। वहीं आपको बता दें कि सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हमारी मेडोना और फाइजर कंपनी से बात हुई थी, लेकिन इन दोनों ही कंपनियों ने कहा कि ये वैक्सीन जो है वो सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार को ही देंगी। उधर आपको बता दें कि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि विदेशी वैक्सीन कंपनियां जो हैं वो राज्यों को वैक्सीन नहीं दे रही हैं, जिसकी वजह से दिल्ली समेत कई राज्यों में वैक्सीनेशन की कमी हो गई है और जिसकी वजह से कई वैक्सीनेशन सेंटर्स जो हैं उनमें ताले लटके हुए हैं। वहीं यही हाल महाराष्ट्र और पंजाब का भी बना हुआ है, जहां पर वैक्सीनेशन की कमी की वजह से कई वैक्सीनेशन सेंटर्स पर ताले लटके हुए हैं और 18 से ऊपर वाले लोगों का वैक्सीनेशन अभी रुक गया है। तो वैक्सीन की किल्लत के बीच एक बार फिर दिल्ली बनाम केंद्र सरकार के बीच जंग छिड़ी है। कोरोना की दूसरी लहर का मुकाबला कर रहा भारत अभी भी वैक्सीन की किल्लत से जूझ रहा है। देश के कई राज्यों में वैक्सीन न होने के कारण सेंटर पर ताला लटकाने की नौबत आ गई है। इस बीच अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर केंद्र पर निशाना साधा। केजरीवाल का कहना है कि कोई भी विदेशी कंपनी राज्य सरकार को वैक्सीन देने के लिए राजी नहीं है। केजरीवाल के अलावा डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भी केंद्र को निशाने पर लिया। मनीष ने कहा कि केंद्र सरकार की बदइंतजामी की वजह से 18+ वालों के लिए वैक्सीन सेंटर बंद हो गए। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, महाराष्ट्र, पंजाब समेत कई राज्य वैक्सीन की किल्लत से जूझ रहे हैं। महम में लोगों को 18+ आयु वर्ग के लिए वैक्सीन नहीं मिल रही है और वैक्सीनेशन के लिए लोग पिछले 4 दिन से चक्कर काट रहे हैं और वैक्सीन का स्टॉक ख़त्म हो चुका है। और जिन लोगों ने 15 दिन पहले वैक्सीन लगवाने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया था, उन लोगों को भी अब तक वैक्सीन नहीं लग पाई है। अगर यहाँ महम के नागरिक अस्पताल की बात करें तो यहाँ पर कोरोना मरीजों को ठीक से उपचार नहीं मिल रहा है और कोरोना मरीज उपचार के लिए इधर उधर घूम रहे हैं और उनसे यहाँ के अधिकारी व कर्मचारी बात तक करने को तैयार नहीं हैं। माम में 4 दिन से 18+ आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीन नहीं लग रही है। 15 दिन पहले रजिस्ट्रेशन करवाने वाले लोगों का भी नंबर नहीं लगा। सरकार, स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन ने वैक्सीनेशन और कोरोना मरीजों के लिए किए जा रहे दावों की हकीकत कुछ और ही है। महम के नागरिक अस्पताल में कोरोना मरीजों का उपचार नहीं हो रहा है। कोरोना पॉजिटिव मरीज उपचार के लिए इधर उधर धक्के खा रहे हैं। जनता टीवी संवाददाता राजकुमार ने महम के नागरिक अस्पताल और 18+ आयु वर्ग के लोगों के लिए बनाए गए वैक्सीनेशन सेंटर का रियलिटी चेक किया तो सभी दावों की पोल खुलती नजर आई। फतेहाबाद में ब्लैक फंगस का एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां मरीज में ना ही तो कोरोना था, ना ही ऑक्सीजन की कमी और ना ही डायबिटीज़। उसके बावजूद ही उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया और मरीज को अग्रवा मेडिकल के लिए रेफर किया गया है। तो फतेहाबाद जिले में ब्लैक फंगस के मामलों में दिन ब दिन बढ़ोतरी हो रही है। रविवार को फतेहाबाद के अस्पताल में जहां ब्लैक फंगस के 2 नए मरीज आए तो वहीं टोहाना निवासी 2 मरीज
सीधे ही अपने स्तर पर शहर से बाहर के अस्पतालों में भर्ती हो गए। इस तरह से जिले में अब ब्लैक फंगस के 9 मामले हो चुके हैं, इनमें से 1 की मौत। बढ़ते केसों से स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ गई हैं। चौंकाने वाली बात तो यह है कि रविवार को मिले एक मरीज में कोरोना, शुगर और ऑक्सीजन संबंधी कोई हिस्ट्री नहीं मिली। इसके बावजूद उसमें ब्लैक फंगस के लक्षण मिले। अब मरीज को अग्रोहा रेफर कर दिया गया है। साइबर सिटी गुरुग्राम के सेक्टर 7 फिरोज गांधी कॉलोनी के बने पीएचसी सेंटर में हम इस वक्त जायजा लेने पहुंचे हैं और हमने कई लोगों से बातचीत की तो कहीं ना कहीं लोग काफ़ी संतुष्ट नज़र आ रहे थे। जो यहाँ की व्यवस्था थी, यहाँ पर जो बुजुर्ग और बच्चे और गर्भवती महिलाओं के लिए जो इलाज किया जाता है, उससे कहीं ना कहीं लोग संतुष्ट नज़र आ रहे हैं। आपको बता दें कि कोरोना काल चल रहा है। कोरोना काल के चलते यहाँ पर जो जांच है, टेस्टिंग भी की जाती है, साथ ही साथ जो वैक्सीनेशन का काम है वो भी यहाँ पर चल रहा है। तो जनता टीवी की टीम ने कोरोना महामारी के दौरान स्वास्थ्य सेवा को लेकर काफी लोगों से बात की, तो जो सामने निकल कर आया उससे लगता है यहां स्वास्थ्य केंद्र पर लोगों को अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं। समय पर लोगों की जांच हो रही है। अगर कोई टेस्ट करवाने आता है तो आसानी से उसका टेस्ट हो जाता है। खासतौर पर आशा वर्कर घर घर जाकर लोगों को तमाम स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां दे रही हैं, जिससे कि लोगों को बेहतर सुविधा मिल जाती है। सरकार द्वारा गर्भवती महिलाओं के लिए अनेकों योजनाएं हैं, जिसका फायदा गर्भवती महिलाओं को सही समय पर मिले, इसके लिए पूरी तरह से आशा वर्कर सहयोग करती नजर आई। माथा गांव के नराना में स्थित पीएचसी में, जहां पर कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए आइसोलेशन सेंटर बनाया गया है। लगभग 15 दिन से यहां पर आइसोलेशन सेंटर बनाया गया है, लेकिन आज तक किसी भी संक्रमित मरीज ने आइसोलेशन के लिए अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया गया है। सभी सुविधा यहां पर है, लेकिन उसके बावजूद भी आइसोलेशन सेंटर में संक्रमित मरीजों का रुझान कम है। डॉक्टर ने बताया कि काफी दिन से आशा वर्कर्स और उनकी टीम गांव में सर्वे कर रही है और संक्रमित मरीजों को आइसोलेशन सेंटर के लिए एडमिट करने के लिए भी कहा जा रहा है। उसके बावजूद भी गांव के लोग आइसोलेशन सेंटर में नहीं आ रहे हैं। वो क्या कारण है, ये गांव वाले ही बता सकते हैं, लेकिन अच्छी सुविधा के होने के बाद भी यहाँ पर लोगों का रुझान कम है। तो कोरोना संक्रमण शहर के साथ साथ गांवों में भी पैर पसार चुका है। लगभग सभी गांवों में कोरोना पॉजिटिव केस हैं, जिसको लेकर सरकार द्वारा हर गांव में आइसोलेशन सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें गांव के कोरोना संक्रमित मरीज आइसोलेशन सेंटर में रहकर अपना इलाज करवा रहे हैं। आपको बता दें, जिससे उनका परिवार भी कोरोना से बच रहा है। इसको लेकर बीडीपीओ कार्यालय ने व स्वास्थ्य विभाग ने समालखा के लगभग 32 गांव में आइसोलेशन सेंटर बनाए, जिनमें कम से कम 10 बेडों की व्यवस्था का दावा है। साथ ही सभी सुविधाओं की बात कही गई, लेकिन सुविधाओं के अभाव में स्वास्थ्य कर्मियों को परेशानी हो रही है। देश भर में कोरोना की रफ्तार थमती नजर आ रही है, लेकिन मौतों के आंकड़े ने लोगों के मन में दहशत का माहौल बना रखा है। कोरोना संक्रमण के बीच ब्लैक फंगस ने भी लोगों की चिंताएं और ज्यादा बढ़ा दी हैं। ब्लैक फंगस के करीब 18 राज्यों में अपने पैर पसार चुका है। ब्लैक फंगस यूपी, बिहार, झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र जैसे कई राज्यों में अपने पैर फैला चुका है। ब्लैक फंगस के करीब 9000 के मामले दर्ज किए गए हैं और लगभग मौतों का आंकड़ा लगभग 50% है, यानी 2 में से करीब 1 व्यक्ति की जान को खतरा है। तो देश भर में कोरोना के मामलों में गिरावट दर्ज की गई। दूसरी ओर मौतों का आंकड़ा थम नहीं रहा है, जो चिंता का विषय है। आपको बता दें कि संक्रमण के बीच ब्लैक फंगस की दस्तक लोगों को बेचैन कर रही है। ब्लैक फंगस तेजी से बढ़ रहा है। साथ ही ब्लैक फंगस करीब 18 राज्यों में पैर पसार चुका है। देश भर में ब्लैक फंगस के 9000 के करीब मामले आए हैं। इस बीमारी में डेथ रेट 50% के आसपास है, यानी कि हर 2 में से 1 शख्स की जान का खतरा बना हुआ है। कोरोना का सबसे ज़्यादा असर जहां प्रवासी मजदूरों पर पड़ा है, वहीं सुप्रीम कोर्ट में प्रवासी मजदूरों को लेकर एक बार फिर सुनवाई हुई। वहीं सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी मजदूरों की रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को लेकर नाराजगी जताई।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रवासी मजदूरों की जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है वो काफ़ी धीमी है और केंद्र सरकार को इसे तेज करने की ज़रूरत है ताकि प्रवासी मजदूरों को राशन और आर्थिक भत्ता समेत कई सुविधाओं का फायदा मिल सके। तो कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बीच एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में प्रवासी मजदूरों को लेकर सुनवाई हुई, जहां सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी मजदूरों के रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की धीमी गति को लेकर केंद्र सरकार के प्रति नाराजगी जताई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रवासी मजदूरों के रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया धीमी है और उसे तेज करने की जरूरत है ताकि मजदूरों को 2018 में लॉन्च हुई लेबर रजिस्ट्रेशन स्कीम का फायदा मिले। आपको बता दें कि इस स्कीम के तहत मजदूरों को मुफ्त राशन और आर्थिक भत्ता समेत कई सुविधाओं का फायदा मिलता है, लेकिन इसके लिए मजदूरों का रजिस्टर्ड होना बेहद जरूरी। क्या आपने कभी ऐसा देखा या सोचा है कि हिमाचल में एक ऐसा भी गांव हो सकता है जहां पर कोरोना का आज तक एक भी मामला सामने ना आया हो। एक तरफ हिमाचल में जहां कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लोगों की चिंताएं भी बढ़ती जा रही है, वहीं कुल्लू जिले के मलाना गांव में आज तक कोरोना का एक भी मामला सामने नहीं आया है। यहां तक कि यहां के लोगों ने बिना कोरोना गाइडलाइंस और बिना सरकारी आदेशों का इंतजार किए बिना ही यहां के लोगों ने बाहरी लोगों को अपने गांव में आने के लिए पूरी तरह से बैन लगा दिया है। तो हिमाचल वासियों को भी मलाना गांव वासियों से सीख लेनी चाहिए और मिलकर इस कोरोना महामारी से लड़ना चाहिए। तो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में मलाड़ा गांव बाकी गांवों के लिए एक मिसाल बना है। यहां कोरोना का आज तक एक भी केस सामने नहीं आया है और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये कि यहां के लोग बिना सरकारी और पुलिस की गाइडलाइन के कोविड नियमों का पालन कर रहे हैं और जागरूक होकर प्रदेश भर को प्रेरित कर रहे हैं कि खुद सतर्क रहना जरूरी है। चलिए इस बीच एक बड़ी खबर आपको बताएंगे जो इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर है, यूपी की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। क्या है वो खबर? तो दरअसल केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम जिनको दिल्ली बुलाया गया है, तो यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को दिल्ली तलब किया गया है। बड़ी खबर इस बीच उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा बदलाव होने की संभावनाएं। तो यूपी की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर आप सबकी टीवी स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को दिल्ली बुलाया गया है। बड़ा हलचल राजनीतिक। यूपी के डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य जिनको दिल्ली बुलाया गया है। तो यानी कि यह कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर आने वाले दिनों में बड़ा राजनीतिक फेरबदल देखने को मिल सकता है। तो यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को दिल्ली बुलाया गया है। बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें उत्तर प्रदेश से जुड़ी है ये। तो यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जिनको अब दिल्ली बुलाया गया है, यानी कि कहा यह जा सकता है कि आने वाले कुछ ही दिनों में यूपी की राजनीति में कोई बड़ा बदलाव देखा जा सकता है। तो यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को दिल्ली बुलाया गया है। बड़ी खबर इस बीच उत्तर प्रदेश से जुड़ी यूपी के राजनीतिक लिहाज से बेहद बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। इस वक्त उत्तर प्रदेश में बड़ा राजनीतिक फेरबदल जिसकी उम्मीदें पिछले कई दिनों से लगाई जा रही थी और अब केशव प्रसाद मौर्य का दिल्ली बुलाया जाना, यह कहा जा सकता है कि यूपी की राजनीति में कोई बड़ा फेरबदल होने वाला है। क्या कुछ होगा, इंतजार करना होगा, क्योंकि 22 में इलेक्शन, उससे ठीक पहले क्या कुछ बदलाव पार्टी करती है, बड़ा दिलचस्प होगा देखना। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जिनको दिल्ली बुलाया गया है। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जिनको दिल्ली बुलाया गया है। कहा यह जा रहा है, कयास ये लगाए जा रहे हैं कि यूपी की राजनीति में कोई बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है। क्या कुछ होगा, सबकी नजरें इसी पर टिकी हैं, लेकिन बड़ी खबर राजनीतिक सुगबुगाहट के बीच यही, यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को दिल्ली बुलाया गया है। अनुमान यही है
कि उत्तर प्रदेश में कोई बड़ा राजनीतिक फेरबदल देखने को मिल सकता है। क्या कुछ होगा, इंतजार करना होगा। लेकिन बड़ी खबर इस बीच उत्तर प्रदेश के राजनीतिक लिहाज से जुड़ी बहुत बड़ी खबर आप सबकी टीवी स्क्रीन पर। तो चलिए, हमारे सहयोगी अनिल के अंकुर जुड़े हुए हैं राजधानी लखनऊ से। अनिल, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दिल्ली बुलाया जाना, कई दिनों से उथल पुथल लखनऊ के अंदर चल रही थी। क्या कुछ इसके अंदेशा हो सकता है, क्या कुछ इसके पीछे वजह हो सकती है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये सियासी उथल पुथल की बात जो आ रही है, निश्चित रूप से ये बहुत लंबे समय से चला आ रहा है कि उत्तर प्रदेश से मंत्रिमंडल का विस्तार होने की बात कही जा रही है। लेकिन ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है कि अब उथल पुथल क्यों हो रही है, ये या मंत्रिमंडल के विस्तार क्यों किया जा रहा है। क्योंकि अगले साल मार्च तक नई सरकार का गठन होना है और इस साल के नवंबर और दिसंबर के बीच में अधिसूचना भी लगने की संभावना है। तो अधिसूचना लगभग 6 महीने के लिए ये मंत्रिमंडल का विस्तार क्यों और किस लिए है, ये अवलंब तो समझ के बाहर है। लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि जो संगठन के लोग हैं उन संगठन के लोगों को समायोजित करने के लिए भी ऐसा मंत्रिमंडल में विस्तार संभावित है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई मंत्रियों, कई राज्य मंत्रियों से नाराज चल रहे थे, उनकी तमाम शिकायतें आ रही थी। उनको हटाने की बात पहले आज से 4 महीने पहले भी हो रही थी कि उनको हटाया जाएगा और नया मंत्रिमंडल शामिल हुआ। जब अरविंद शर्मा IAS जो नौकरी छोड़ करके तो भारतीय जनता पार्टी के MLC बने, तब फिर ये अटकलें तेज हो गई थी कि लोग वो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे और उनको बड़ा पद मिलेगा, क्योंकि वो प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ के बहुत नजदीकी रहे, लंबे समय तक उनके सचिवालय में प्रमुख भूमिका में रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री के नजदीकी होने के नाते उसी दिन से ये राजनीतिक सुगबुगाहट जो है वो तेज हो गई थी कि प्रदेश के अंदर कुछ बड़ा परिवर्तन होने वाला है। लेकिन दिलचस्प होगा ये देखना कि आखिर आगे स्थितियां क्या कुछ होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए। पल पल की नजरें बनाए रखिएगा। तो यूपी की राजनीति में बड़ा उथल पुथल होने की संभावना है। दरअसल यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को दिल्ली बुलाया गया है। तीसरी लहर के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जानकारी देते हुए कहा कि दिल्ली में 3 जगह 2-2 हजार ऑक्सीजन सिलेंडर के डिपो बनाए जाएंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि चाइना से 6000 ऑक्सीजन सिलेंडर मंगाए गए हैं, जिसमें से 4400 ऑक्सीजन सिलेंडर आ गए हैं और 1600 ऑक्सीजन सिलेंडर आना बाकी हैं। वैक्सीन को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बयान दिया कि वैक्सीन को लेकर मॉडर्ना और फाइजर कंपनी से लगातार बातचीत चल रही थी, लेकिन दोनों ही कंपनियों ने सीधे वैक्सीन देने से इनकार कर दिया है और केंद्र सरकार से बातचीत करने को कहा है। गुड़चड़ी, ना बैंड बाजा, ना बड़ी बारात, ना सालियों की वो ठिठोली, ना जूता चुराई। वरमाला भी हुई, दुल्हन भी शर्माई, दूल्हा भी मुस्कुराया। उन यादगार पलों पर मास्क ग्रैंड बनकर छाया। झट फेरे, पट विदाई, वारे कोरोना, समझ नहीं आया शादी हुई या जमानत कराई। 1 साल से लगभग लगातार चलते कोरोना लॉकडाउन के कारण शादी ब्याह में सीमित संख्या के कारण ढोल घोड़े वग्गी फूल वालों के आर्थिक संकट से जूझ रहे जख्मों पर सरकार प्रशासन किस तरह से मलहम लगा पाती है, यह एक बड़ा सवाल है। तो बल्लभगढ़ में लॉकडाउन के चलते बैंड बाजा वालों के लिए अब रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। पहुंचे हैं और यहाँ ओड इवन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लगातार लोग हैं, दोनों तरफ की दुकानें सुबह से खोले हुए थे, वो चाहे ज्वेलर्स की दुकान हो, चाहे लोहिया की दुकान हो या फोटो स्टेट की दुकान हो, और हर तरह की जो दुकानें आज जो है मुहिम में खुली हुई थी। और प्रशासन जो है अब बाज़ारों में पहुंचा है और पहुंच करके ओड इवन का जो फार्मूला है उसको फॉलो करवाया जा रहा है। और पुलिस यहाँ सख्ती दिखा रही है और शिकायत के बाद जो है पुलिस यहाँ पहुँची है।
हरियाणा सरकार द्वारा लॉकडाउन की जो है सीमा वो बढ़ा करके 31 मई तक कर दी गई है, लेकिन उसके बीच कुछ राहत दी गई है कि जनता मास्क जरूरी और 2 गज की दूरी के हिसाब से दुकानें खोल सकती है। ऑड इवन के माध्यम से आज से जो है दुकानें 7 बजे से 12 बजे तक खुलेंगी। जिला प्रशासन ने रात भर जो है अपनी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। सभी दुकानों को ऑड इवन के नंबर दे दिए गए हैं। उसके बाद अब कुछ दुकानें जो हैं वो खुली हुई हैं, जो ऑड हैं वो हैं और इवन है वो हैं। आज सम और विषम के हिसाब से जो है वो है, आज सम जो है दुकानें वो खुली हुई हैं और विषम जो दुकानें हैं वो अगले दिन खुलेंगी। सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि सीबीएसई इन परीक्षाओं को 15 जुलाई से 29 अगस्त के बीच में कराने की सिफारिश कर सकती है। हालांकि इस पर अंतिम फैसला 1 जून को ही होगा। आपको बता दें कि इससे पहले कल ही राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें तमाम राज्यों के शिक्षा मंत्री भी मौजूद रहे। कहा जा रहा है कि राजधानी दिल्ली को छोड़कर बाकी सभी राज्य इन परीक्षाओं को आयोजित कराने के पक्ष में हैं, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे छात्र छात्राएं हैं और उनके अभिभावक हैं जो नहीं चाहते हैं कि इस कोरोना काल में इन परीक्षाओं को ऑफलाइन मोड में कराया जाए। हिमाचल में अब 31 मई तक कोरोना कर्फ्यू पूरी तरह से लागू रहेगा। हालांकि ये कयास लगाए जा रहे थे क्योंकि आज मंत्रिमंडल की अहम बैठक शिमला में आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने की। जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई इस मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। सबसे पहला निर्णय यही है कि अब 31 मई तक कोरोना कर्फ्यू पूरी तरह से लागू रहेगा। यथावत वैसी ही बंदिशें रहेंगी जैसी बंदिशें पहले से चल रही हैं। ऐसे में बहुत से लोग ये कह रहे थे कि व्यापार मंडल का दबाव है और इस कारण से जो दुकानें हैं उन्हें खोला जाए, लेकिन मंत्रिमंडल की बैठक में इस बाबत भी निर्णय नहीं लिया जा सका क्योंकि कोरोना वायरस का खतरा अभी कम नहीं हुआ है। तो जनता रिपोर्टर में फिलहाल